आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स थियरी। जो बोर ने कॉन्सेप्ट दिया था उसके आधार पर उन्होंने कई चीज़ें कैलकुलेट की थी। जैसे उन्होंने बोर रेडियस कैलकुलेट किया था, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट किया, उसकी एनर्जी कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसके अलावा स्पेक्ट्रम की कितनी लाइंस प्राप्त होती हैं। आज हम इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो रेडियस होती है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। देखिए, कल हमने आपको बताया था फार्मूले में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ZE²/R² जो होता है वो mv²/R। ये क्या था? ये था आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन दोनों के मान जब बराबर होते हैं तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। अब देखिए यहाँ पर ये एक आर से ये आर कट गया तो आपका फार्मूले में आ जाता है mv² इज इक्वल टू ZE²/R। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, कल हमने आपको बताया था एक और चीज कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr वो जो होता है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब यहाँ n जो है वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है मान। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी आप देखेंगे तो वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा nh/2πmr। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम कि पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। आप इस वेलोसिटी का जो मान आया वो वेलोसिटी का मान आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो आप देखिए m और वेलोसिटी का मान आया nh/2πmr का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ZE²/R। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n²h²4π² इज इक्वल टू ZE²/R। अब एक आर से यहाँ पर एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर आपकी रेडियस जो है वो कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी n²h²4π² me²z। ये आ गई। अब अगर इस फार्मूले में ये रेडियस का फार्मूला आ गया आपका, ये रेडियस का फार्मूला क्या आ गया? ये आ गया रेडियस। बोर रेडियस क्या हो गई? n²h²4π² me²z। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर h जो है आपका क्या है? वो प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.6 इंटू 10⁻⁻27 आर्ग सेकेंड होता है। यहाँ m क्या है? m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है या द्रव्यमान होता है जिसका मान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। और E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसका वैल्यू होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। अगर इन सब चीजों का मान रखें तो आप देखेंगे रेडियस का जो फार्मूला है वो आ जाएगा 0.529 इंटू n²/z²। इसका मतलब आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि जो किसी भी
एटम की जो रेडियस है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है कि इलेक्ट्रॉन आपका किस ऑर्बिट में घूम रहा है। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो परमाणु क्रमांक या z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अच्छा यहां पर मैंने लिखा है कि रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। इसका ये मतलब हुआ कि अगर जिस भी एटम का जो एटॉमिक परमाणु क्रमांक है, मतलब एटॉमिक नंबर जो है जिसका ज्यादा होगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो अगर हमने ले लिया जैसे हाइड्रोजन के जैसी ही स्पीसीज, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम प्लस आयन ले लिया, लिथियम प्लस 2 आयन ले लिया, बेरिलियम प्लस 3 आयन, यह हाइड्रोजन जैसी ही स्पीसीज है। और अगर इनका रेडियस का हम निकालें कि इनके रेडियस किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, अगर हम इस बात को निकालें तो सीधा सीधा जैसा कि मैंने यहाँ फार्मूले में आपको बताया कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो यहाँ पर z सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका होता है, बेरिलियम का होता है, फिर उससे कम परमाणु क्रमांक लिथियम का, उससे कम आपका हीलियम का, और सबसे कम परमाणु क्रमांक इसका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3 और बेरिलियम का 4 होता है। इस अकॉर्डिंग आपकी जो रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा रेडियस आपकी हाइड्रोजन की होगी, और फिर उससे कम रेडियस जो है हीलियम की होगी, उससे कम लिथियम की होगी, और उससे कम बेरिलियम की होगी। अब देखते हैं अगला चीज कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है बोहर ऑर्बिट में, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, nh/2πmr। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इस फार्मूले में, वेलोसिटी वाले फार्मूले में, हम जो रेडियस का मान अभी हमने निकाला है उस रेडियस के मान को रख देते हैं। तो रेडियस का मान रखने पर क्या होगा, आप देखिए nh/2πm, ये पूरी वैल्यू इतनी है, ये पूरी वैल्यू इतनी है। यहाँ आप देखिए nh/2πmr है, m है, और r का मान हम रख रहे हैं। r का मान यहाँ रखा तो n² अपान जो था वो अब ऊपर चला जाएगा, 4π²m² z। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक n इस n को काट देगा, h इस h को काट देगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 दूनिया 4 आ जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट गया, 1 m से 1 m कट गया, तो आएगा क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 2πe² इंटू z/n आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सारी चीजें फिर से वैल्यूज रख देते हैं। जैसे आप पाई का मान रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दीजिए 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, एच का मान रख दीजिए, प्लैंक कांस्टेंट का मान रख दीजिए, तो आपका जो फार्मूला निकल के आएगा वो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.179 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। इसका ये मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। मतलब कि अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हुआ तो उस एटम की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी,
और अगर जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब देखिए दूसरी बात, वेलोसिटी एक चीज पर और डिपेंड करती है कि n पर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर वो आपका n का मान ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब देखिए फॉर द यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाए, जैसे बेरिलियम +3, लिथियम +2, हीलियम +1 और हाइड्रोजन में, अगर हम इनका कंपैरिजन करें वेलोसिटी का तो आप देखिए वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो आपकी बेरिलियम +3 की आएगी, फिर उसके बाद लिथियम +2 की आएगी और फिर हीलियम +1 की आएगी और देन सबसे कम वेलोसिटी हाइड्रोजन की होगी। ओके, अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी nth ऑर्बिट में एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे से जान जाइए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका n इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पर है तब उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा और उस समय उसकी जो एनर्जी होती है वो हम ये मान लेते हैं कि ज़ीरो है, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगाया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ nth ऑर्बिट में है, तो वहाँ पर जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, En है। अच्छा, टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², और mv² इज इक्वल टू क्या होता है, Ze²/r। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि mv² बराबर क्या आया था आपके फार्मूले में, Ze²/r। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका 1/2 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 Ze²/r। अब अगली बात, ये तो बात हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की कि गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कितनी है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर आपका इन्फिनिटी पर है तो इलेक्ट्रॉन की उस समय जो एनर्जी होती है वो क्या मानी जाती है, ज़ीरो मान ली जाती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से nth ऑर्बिट में लाएंगे जो, और वो ऑर्बिट आपका न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, मान लिया हमने r डिस्टेंस पर है, तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन को आप लाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। हमेशा एक चीज़ जान जाइए, एनर्जी और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स का रिलेशन होगा केमिस्ट्री में। जिसकी भी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। अब देखिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को हम इनफाइनाइट से nth ऑर्बिट में लाएंगे जो कि r डिस्टेंस पर है, तो उसकी स्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो इसका मतलब एनर्जी का मान घटेगा। अच्छा, इनफाइनाइट पर एनर्जी उसकी ज़ीरो थी, तो जब आपकी
nth ऑर्बिट में लाएंगे तो उसकी एनर्जी अब घटने के बाद वो निगेटिव में आ जाएगी। अच्छा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या आएगा, निगेटिव में, और पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना आ जाता है, -ZE² अपान आर के बराबर हो जाता है। अच्छा भाई, ये एक चीज आप देखिए, और अब हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ½ ZE² अपान आर प्लस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी -ZE² अपान आर। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1/2 ZE² अपान आर। अब यहाँ पर आप क्या करिए कि आर का मान आप रखिए, आर का मान, रेडियस का मान अभी अभी हमने आपको बताया था निकाल कर, कितना होता है n² अपान 4π ZE² होता है। अब इसी रेडियस का मान आप इस फार्मूले में रख दीजिए, और जब फार्मूले में आप इस रेडियस का मान रखेंगे तो आपका एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा -2π² m⁴ हो जाएगा इंटू Z² अपान n² आता है। अब अगर इस फार्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब पाई का मान रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देते हैं, उसके अलावा प्लांक कांस्टेंट का मान रख देते हैं, तो क्या आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में, वो आ जाती है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपान n² जूल में आती है। लेकिन अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो यह फार्मूला आ जाएगा -13.6 इंटू 10 और 13.6 इंटू Z² अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाता है। ओके, अब देखते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनफाइनाइट पर उसकी एनर्जी क्या होती है, वो 0 एज्यूम की जाती है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी एनर्जी को आप क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आप जो भी कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। मान लिया आयोनाइजेशन एनर्जी अभी आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो 0 मानी जाती है। अच्छा, दूसरी बात क्या हुआ, अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन आपका किसी nth ऑर्बिट में है तो nth ऑर्बिट में हमने मान लिया उसकी एनर्जी कितनी है, En। अब देखिए कि अगर कितनी एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को दें कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका nth ऑर्बिट से वो निकल कर इन्फिनिटी पर चला जाए। तो ये निकालने के लिए आप इस एनर्जी, मतलब जो इन्फिनिटी पर एनर्जी होती है जो कि 0 होती है, उससे आप उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसे अगर आप घटा दें तो जितना डिफरेंस आता है एनर्जी का, वही उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन आपका निकल के चला जाएगा। और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी, चूंकि डेल्टा E इज इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस En
अभी इनफाइनाइट का मान जो होता है वो 0 होता है, तो डेल्टा ई का मान माइनस ई एन के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अगली बात क्या होती है कि आइए देखते हैं कि हम स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका मान लिया वो nth एनर्जी लेवल पर है, किस nth नंबर, मतलब जो कोई ऑर्बिट है वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला याद रखिएगा, n फिर ब्रैकेट लगाइए n-1/2। अच्छा, मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन आपका 5वें ऑर्बिट में है, तो इस फार्मूले से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएंगी, 10 आएंगी। और ये हमने आपको फिगर में भी दिखाया है कि मान लिया इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ कहाँ से, 5वें, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है, n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट में। अब यहाँ पर आप देखिए 5वें से यहाँ गया, फिर यहाँ n बराबर 4 से जब n बराबर 1 में गया, या n बराबर 3 से n बराबर 1 में गया, n बराबर 2 से n बराबर 1 में गया, तो यहाँ पर आपको जो सीरीज मिली वो क्या होती है, लाइमन सीरीज। और ये जो लाइमन सीरीज होती है भैया वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेंज में आती है। अच्छा, वार्मर सीरीज आपको कब मिलती है, वार्मर सीरीज आपको तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन n से आपका n2 का मान जो होता है वो कितना होता है, n2 का मान आप 5 रखेंगे और n1 का मान 2 आप रखेंगे, तब आपको वार्मर सीरीज मिलेगी। तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन n2 मतलब 5 से आपका 2 में गया, फिर 4 से 2 में गया, फिर आपका 3 से 2 में गया, तो वार्मर सीरीज की आपको कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिली, 3 मिली। और ये आपको तीनों जो है विजिबल रेंज की मिलती हैं। फिर अगली आप देखिए जो ये सीरीज पास्चन सीरीज आपको मिलती है, कब मिलती है, जब आपका इलेक्ट्रॉन n2 का मान आप 5 रखेंगे और n1 का मान आप 3 रखेंगे। तो अब यहाँ n2 5 से 3 में आया, 4 से 3 में आया, तब यहाँ आपको कौन सी सीरीज मिली, पास्चन सीरीज। और ये आपकी फॉरवर्ड रीजन में होती। और लास्ट जब यहाँ n2 का मान आपने 5 रखा और n1 का मान 4 रखा, तो आपको जो सीरीज मिलती है वो ब्रैकेट सीरीज मिलती है, ये भी आपकी फॉरवर्ड रीजन में आती है। अब भैया यहाँ पर टोटल आप जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितनी आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिली, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स आपको मिली, जैसा कि ये इस फार्मूले से हमने आपको दिखाया है। अच्छा, एक चीज और आप जानिए, एक अगर कोई भी आपको सीरीज है, किसी भी सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर आपको पता करनी है तो उसमें आप क्या करेंगे कि n2 का मान जो होता है वो आप इनफाइनाइट रख दीजिए। अब जैसे आपको लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करना है तो n2 का मान इनफाइनाइट रखेंगे और n1 का मान आप क्या रखेंगे, 1। तो यहां पर जो वेवलेंथ आपकी निकल के आएगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी लाइमन सीरीज की। लेकिन अगर आपको वही वार्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करना है तब भी आप n2 का मान इनफाइनाइट रखेंगे, लेकिन n1 का मान अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां इनफाइनाइट से आएगा किस ऑर्बिट में, नंबर 2 ऑर्बिट में, तब आपको वार्मर सीरीज मिलेगी। अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करनी है किस की, पास्चन सीरीज की, तो सेम वैसे ही आप n2 का मान इनफाइनाइट रखेंगे और n1 का मान 3 रखेंगे, सेम। अब
अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, आपको लाइमन सीरीज की पता करनी है कि लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ क्या है, तो लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ पता करने के लिए N2 का मान आप 2 रखिए और N1 का मान 1 रख दीजिए, तो तुरंत मतलब यहां से यहां जो ट्रांजिशन होगा, और जब ये ट्रांजिशन होगा और जो रेडिएशन निकलेगा, वो जो वेवलेंथ आएगी वो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि जो बोर का मॉडल था वो क्या ऐसी चीजें थी जिन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब हम बोर्स मॉडल की लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या थी बोर मॉडल की, कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आया उसमें बोर जो है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम आया था, जब उसे अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो उस एक लाइन में जो है वो कुछ फाइन लाइंस थी, हल्की हल्की फाइन लाइन थी, और बोर का जो मॉडल था उन फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो ये फाइन लाइंस थी वो क्यों बनी, कैसे बनी। तो बोर का मॉडल इन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रहा। दूसरा जो बोर मॉडल की लिमिटेशन थी, बोर का जो मॉडल था वो हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, उसके अलावा बेरिलियम प्लस 3। अब ये सारे के सारे जो है वो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे। तो बोर का मॉडल जो है वो इन यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में तो एक्सप्लेन किया, लेकिन इन जिनमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन के स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रहा। अच्छा, अगली जो इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी वह क्या थी कि ये बोर का जो मॉडल था वो जो आपकी लाइंस थी, जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते थे तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट कर जाती थी। तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को कहते हैं जीमन्स इफेक्ट। तो और अगर ये स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तभी वो स्प्लिट कर जाती थी। तो अब क्या होता था, इस को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो बोर का जो मॉडल था वो आपका जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाने में भी सक्षम नहीं था। दूसरा जो सबसे लास्ट कमी थी इस मॉडल की वो ये थी कि बोर का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। ना तो वो मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री के बारे में एक्सप्लेन कर पाए और ना ही उनके शेप के बारे में एक्सप्लेन कर पाए, और ये केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे है एटम्स के बीच में जिससे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस तरीके से बोर का मॉडल काफ़ी हद तक सही तो था, लेकिन ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए ज़्यादा परफेक्ट था, बाकी अन्य मॉडल के लिए, बाकी अन्य एटम्स के लिए ये बहुत ही परफेक्ट नहीं फिट था। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, थैंक